फाइनली a sigh of relief फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी बरी कर दिए गए हैं, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये एक साइकिल है जिसमें हम मुकदमात बनते हैं सियासतदानों पे और फिर हम तशवीश का इज़हार करते हैं, फिर हम खुश होते हैं। तो ये जो सारा अमल है ये मैकेनिकल है और फजूल भी है। एक कमीशन बनना चाहिए। कल मैंने ट्वीट किया था कि पिछले 75 साल में 76 बरसों में जो मुकदमात जाली बनाए जाते हैं, झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं, उस पे कौम के कितने सरकारी वसाइल खर्च होंगे। तो आपको ये जान के हैरत होगी कि अरबों रुपए खरबों रुपए इसमें खर्च होते हैं। जो कौम बुनियादी जरूरियात के लिए तरस रही है, सेहत और तालीम के, उसमें वकीलों को करोड़ों रुपए भारी फीसें दी जाती हैं, प्रोसिक्यूशन पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और अदालत का एक टाइम है। बरतानिया की ये रवायत है कि जो मुकदमात हारने वाला फरीक या झूठा मुकदमा हो तो अदालत का एक पर आवर रेट है, वो मुकदमा दायर करने वाले को एज ए जुर्माना अदा किया जाता है। ब्रिटिश जुडिशल रिफॉर्म्स का ये हिस्सा है। लेकिन हम इस साइकिल से नहीं निकल सकते और इसमें 2-3 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। एक तो आप ये देखें कि साबिक वजीर आजम हो या हुसैन शहीद सोहरावर्दी हो या वो जुल्फकार अली भुट्टो हो, बेनजीर भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, सब पे जो है वो कौमी सलामती और हुब्बुल वतनी और गद्दारी के हवाले से मुकदमात बनाए जाते हैं। इसमें वली खान और गफार खान भी शामिल हैं। तो ये जो मुकदमात हैं वो सिर्फ एक फरीक के खिलाफ क्यों बनाए जाते हैं? आपके मुल्क के अंदर ब्यूरोक्रेसी भी है, उसके अंदर दीगर फरीकैन भी हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम और सियासतदानों को हुब्बुल वतनी और गद्दारी के इल्जामात और कटहरे में इन्हें खड़ा होना पड़ता है। ये बात हमारे यहाँ बड़ी अफसोसनाक है कि हम इस साइकिल से आगे नहीं निकल रहे। दूसरा जो पहलू है जी मैं बस ऐड करना चाह रहा था, आप दूसरा भी बता दीजिए साथ ये कि क्या ये केस ही कमजोर बनाया गया था, प्रोसिक्यूशन का मसला था, केस बनाते हुए कुछ बुनियादी गलतियां की गई जिसकी बिना पे फैसला नहीं उनके हक में आ पाया, या फिर वो जो आजम खान साहब की एक स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप उसको ढूंढें, जिससे अदालत ने कहा कि लगता है कि इससे उनकी लाताल्लुकी है, वो तो इससे लाताल्लुक थे। तो बुनियादी तौर पे मसला कहाँ ठहरा जिसकी वजह से बानी पीटीआई और शाह महमूद साहब को फायदा हुआ? देखिए, मसला एक तो ये भी रिमार्क्स आप देखें कि जो लोअर कोर्ट का आप मेयार देखें कि ये यहाँ पे रिमार्क्स आ रहे हैं कि 12 बजे मुल्ज़िमान के बयान रिकॉर्ड होते हैं और इतना दुनिया की नज़ीर में ये पर अजीब वाक़यात है कि 1-2 घंटे के बाद वो उनको 80 सफ़े का डिटेल जजमेंट आ जाती है कि ये ह्यूमनली इंसानी तौर पे ये पॉसिबल ही। तो हमें साउथ अफ्रीका की तर्ज का ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बनाना होगा। अच्छा। हमें इतराफ करना होगा गुनाहों का कि हमने इस मुल्क में। अब मसला क्या है, केस कैसे बनते हैं? सलमान फारूकी साहब एक साबिक सेक्रेटरी जनरल थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी किताब आई है, किताब का नाम है डियर मिस्टर जिन्ना, जिसमें वो मेमो कमीशन का चैप्टर अगर पढ़ लिया जाए तो पहले आगे बताया जाता है जब आपकी एक वजीर आजम या सदर के इख्तिलाफात होते हैं कि अब आपके खिलाफ केसेस आएंगे और जो की किरदार होते हैं, सलमान फारूकी साहब को कहा गया कि आप अप्रूवर बन जाएं और नहीं तो आपको भी इस केस में हम डालेंगे और आपके लिए अच्छा नहीं होगा और हम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को हम रुखसत कर देंगे। और उनकी इतनी तबीयत खराब हुई कि वो बेहोश हो गए और उन्हें फिर एयर एम्बुलेंस में दुबई ले जाया गया। अब ये किताब आई, आप देखें, और आज फिर उसके 13 साल बाद आसिफ अली जरदारी दोबारा सदर हैं। तो उस जरदारी साहब को भी ये देखना चाहिए कि जिस अमल से वो गुजरे हैं। मियां नवाज शरीफ जब बात करते हैं वो एक बच्चे की तरह जिससे खिलौना ले लिया गया कि मेरा खिलौना क्यों ले, मेरे साथ ये हुआ। भाई कौम के साथ ये हुआ है, आपके साथ भी हुआ है, लेकिन आप वजीर आजम थे तो इसलिए हुआ है ना। आप जरा अपनी इन अदाओं पे भी गौर करें। जो आपका मासूमाना भोलपन है वो बाज़ औक़ात बेवकूफाना भोलपन लगता है। अच्छा। तो आप इसकी तरफ स्ट्रक्चरल जो इश्यूज हैं, जब तक ये सियासतदान उस पे बैठेंगे नहीं, इनके साथ ये खेल दोहराए जाएंगे।
अच्छा, बिल्कुल यही बात है। ये इसी तरह से खेल दोहराया भी जाता रहेगा अगर ये मिलकर नहीं बैठेंगे। दूसरी जानिब ये जो सारा मामला है, जिस तरह से बरी कर दिया गया है बानी पीटीआई को और शाह महमूद कुरैशी को, इस पर जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है, जो उनकी तरफ से शुबा भी ज़ाहिर किया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि कौमी सलामती को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए था अदालतों को, और अब फैसला किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाना है या नहीं, प्रोसिक्यूशन ये फैसला करेगा। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि कल को कोई भी अपने मुफाद की खातिर किसी भी खुफिया डॉक्यूमेंट को इस तरीके से पब्लिक कर देगा, उसे पता है कि आगे सजा तो नहीं है। मेरे ख्याल से वजीर आजम से ज्यादा कोई बाख्तियार नहीं है, वो ये फैसला करे। वो ही इज द मोस्ट सॉवरेन ऑफ ऑल। कोई सरकारी मुलाजिम, मैं दोहरा रहा हूँ, कोई सेक्शन अफसर, कोई कुछ, वजीर आजम जब ओथ उठाता है तो वो कहता है कि उसके पास ये इख्तियार है कि वो अवाम के मुफाद में किसी चीज को पब्लिक करना चाहे तो उसका राइट है। उसको किसी इजाजत से इजाजत लेने की जरूरत नहीं वजीर आजम को। इसीलिए वजीर आजम को सैल्यूट किया जाता है, इसीलिए वजीर आजम जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ही इज द मोस्ट पावरफुल, ही इज द मोस्ट सॉवरेन ऑफ ऑल द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसलिए वजीर आजम पे कदगन लगाने वाले कौन है? वो तो किसी मामले को कह सके आज वजीर आजम है आप कोई भी जो रिपोर्ट है जो गवर्नमेंट ने पब्लिक नहीं की वो उसको पब्लिक कर सकता है। अब मसलन आज के वजीर आजम अगर चाहें शहबाज शरीफ साहब, तो मैं ये कहता हूँ कि वो एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक कर सकते हैं, उन्हें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। उन्हें इजाजत अवाम ने दी है, उन्हें इजाजत पार्लियामेंट ने दी है, उन्हें इजाजत कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। अगर उनके हाथ बंधे हुए हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वजीर आजम के इख्तियारात ये जो वज़ीर आज़म का जिक्र आपने पहले किया ना, फिर उसमें आपने एक सलमान फारूकी साहब का रेफरेंस भी दिया, क्वाइट क्लोज टू जरदारी साहब, यू रिमेंबर। खैर उसमें डिटेल में कभी बाद में जाएंगे, लेकिन ये सारा खेल जो जहां से खेला जाता रहा ना, उनको इससे पहले एक रेजिस्टेंस जो फील नहीं हुई या जो जिसका सामना नहीं करना पड़ा, वो अवामी रेजिस्टेंस थी। वो अवामी रेजिस्टेंस कि आपने किसी सियासतदान को मिलाइन किया तो फौरन से अवाम भी उसके मुखालिफ हो गई। ये सूरत हाल बेनज़ीर भी फेस करती रही, नवाज शरीफ भी फेस करते रहे। अगर ये सूरत हाल फेस नहीं की तो बानी तहरीक इंसाफ खान साहब नहीं कर रहे ये सूरत हाल फेस, उनका वोटर इंटैक्ट है। तो अब मेरे ख्याल में ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है। इसके बाद क्या सिचुएशन वही पुरानी 70s 80s 90s वाली आप देखते हैं उनकी तरफ से, हु मेक अ ब्रेक, या फिर नहीं अब सूरत हाल मुख्तलिफ है चूंकि वोटर इंटैक्ट है? इसमें कोई शुबा नहीं कि इस वक्त बानी पीटीआई या उनकी जमात मकबूल तरीन जमात है, लेकिन उन्हें यह कहना चाहिए इससे कि सोलो फ्लाइट के बजाय वो पार्लियामेंट पर दोबारा अपने फेथ का इजहार करें, पार्लिमानी सियासत पे एतमाद का इजहार करें, दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ ये कि ये मैं इनके साथ बैठूंगा नहीं, तमाम लोगों के साथ बैठें और फिर मुल्क को आगे लेके जाना उनकी एक जिम्मेदारी है। और इसी तरह किसी मौके पे पीटीआई को चाहिए कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बनाए, पार्लियामेंट के अंदर जो जमातें हैं बाहर, और सिंगल इश्यूज पे वो लेके चले, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान हैं और महमूद खान अचकज़ई हैं। ये जो दायरा है ये वसी, हमने ये देखा MRD भी नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने लीड की, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बहुत सारे इस तमाम जमातों के तहत पे किया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उन्होंने नवाज शरीफ के साथ साइन किया। तो इस तरह का एक सियासी जो रास्ता या सियासी हिकमत अमली है, ये दुरुस्त है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन तारीख में ऐसी ज्यादतियां माजी में होती रही और इदराक करना होगा कि हमसे ये गलती हुई और अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का फर्ज है और इसमें हुकूमत पे भी जिम्मेदारी है। और पहले कम से कम हुकूमत में आके तो खान साहब इसका इदराक नहीं कर पाए, अवामी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे, और अब अगर उनके पास ये इंटैक्ट है तो इस पे उनको डेफिनेटली इसको कैपिटलाइज करना चाहिए। और इसमें मैं एक इजाफा करना चाहूंगा कि ऐसी वॉइसेस भी आ रही हैं पीपल्स पार्टी की तरफ और राना सनाउल्लाह और जो ख्वाजा साद रफीक दूसरे लोग हैं जो इस पे जोर दे रहे हैं कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, ठीक है, और उनकी रिलीफ की जो मिल रहा है उसकी मुखालफत नहीं कर रहे। तो सियासी जमातों में ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, वो फोर्स ही कर सकते हैं शायद कि सिचुएशन आगे क्या बन रही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच प्रेस साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया और इस अहम मौजू पे डिफरेंट अहम मौजूआत पे हमसे बात